नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार है। लगभग 2-3 दिन बाद मैं आज पुनः लाइव आया हूँ। सोचा था लाइव नहीं आऊँगा, लेकिन फिर घटनाक्रम ऐसा हुआ जिससे हम लोग अछूता नहीं हैं, ना अछूता रहना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दा लगभग सभी देशों से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथियों, आप सभी देख रहे हैं इस समय, कल से 2 दिन से वो चल रहा था, लेकिन आज हमारा जो पड़ोसी देश, जिसको हम लोग बफर स्टेट के रूप में देखते हैं, नेपाल, जो एक समय कभी एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जहाँ पशुपतिनाथ हैं, जिसका सीधा लिंक केदारनाथ से हम लोग जोड़ते हैं, जिस देश का भारत के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है, रोजगार का रिश्ता है, कल्चरल वैल्यूज का रिश्ता है, संस्कार का रिश्ता है, उस देश में अचानक क्या होता है कि पूरा देश अराजकता, अशांति, खून खराबा, आगजनी की भेंट चढ़ जाता है। वही देख रहा था, अचानक मन में आया कि कुछ वजह है जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा कि क्यों हमें समझना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए। साथियों, नेपाल की घटना एक बहुत दुखद घटना है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल। बांग्लादेश, श्रीलंका से हम लोग इतने चिंतित नहीं थे जितने नेपाल की गतिविधियों से, नेपाल में हुए अशांति से हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं। उसका वजह यह नहीं कि हमें कुछ खतरा है, उसका यह वजह कि नेपाल और हमारा संबंध जो है एक बड़ा आत्मीय संबंध है। साथियों, इसीलिए हमको लगा कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है और जेन जी के नाम पर यह आंदोलन चलता है। और आप देख रहे हैं कि पहले तो 20-22 लोगों की मौतें होती हैं और उसके बाद से आज वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के सारे मंत्री ने इस्तीफा दिया और पूर्व मंत्रियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, इसकी मौत हो गई। ऐसी घटना देखकर मन में अशांत होता है। कहीं ऐसी घटना होना अच्छी बात नहीं है। नेपाल तो फिर भी हमारा एक बहुत ही निकट का संबंध है, वो देश है। साथियों, ये देखकर मैं दुखी हो गया। आप सभी का स्वागत है। प्रमोद जी, दयाशंकर हमारे मित्र जुड़ गए हैं। अब मैं दुगने उत्साह से बोलूँगा। साथियों, नेपाल में यह अशांति खास करके मेरे लिए भी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि मेरे कई मित्र नेपाल से हैं। मेरा खास बचपन का दोस्त का पूरा परिवार नेपाल का है और जिसके पिताजी को हम लोग दादाजी कहते थे। नेपाल उनका मूल स्थान था, बनारसी हो गए थे, लेकिन नेपाल से उनका संबंध बना रहा और हम लोग भी उनकी वजह से नेपाल कई बार गए। साथियों, दूसरे है कि भारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नेपाल अध्ययन केंद्र है। भाई साहब जब डीन थे तो उसके कोऑर्डिनेटर भी थे। अब वो सेंटर एक तरह से बंद हो गया, तो हमको लग रहा है कि अच्छे से में बंद हो गया, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं था, उसमें कोई अध्ययन किसी ने नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया। एक समय ऐसा था साथियों, जब लगभग पीएचडी के दौरान, जब हम पीएचडी कर रहे थे 90s के दशक में, 89 के बाद, तो उस समय नेपाल अध्ययन केंद्र में मुझे एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद पर काम करने का 2 वर्ष का मौका मिला था। तो वो नेपाल अध्ययन केंद्र खुला था, वहाँ पर यही हम लोग अध्ययन करते थे कि नेपाल की, क्योंकि वो अध्ययन केंद्र नेपाल के सरकार और भारत सरकार के बीच का अनुबंध था, शैक्षणिक आदान प्रदान होता था, हर साल लोग आते थे। बहुत सारे नेपाल के लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, यहीं के पढ़ के लोग प्रधानमंत्री, यहीं से पढ़ के लोग वित्त मंत्री। ये भाई साहब के कितने शिष्य
वहाँ पर केंद्रीय मंत्री बने हैं, वहाँ के वाइस चांसलर बने हैं, वहाँ अध्यापक हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं नेपाल को बारीकी से साथियों। जब हम उस समय नेपाल अध्ययन केंद्र में काम कर रहे तो मेरा वहाँ का प्रोजेक्ट था वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन और पर काम करना, खास करके तराई बेल्ट पर। हमने प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। उसके बाद मुझे वहाँ अपने मेन डिपार्टमेंट में मेरा नौकरी लगा। उसके बाद मैं डीएवी में आ गया हूँ। एक क्रम है मेरा भी। उस समय हमने देखा कि नेपाल साउथ एशिया जिसको कहते हैं सार्क का बड़ा बोलबाला था और सार्क को बड़ा मजबूत संस्था के रूप में हम लोग देखते थे। लेकिन उसी समय हम लोगों ने देखा कि नेपाल भारत के साथ तो रहता था, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक पद्धति को सीखने की बजाय वह तर्क वितर्क में पड़ के कभी चीन के साथ और कभी अन्य परिस्थितियों के साथ समझौता करता था और हमेशा अस्थिर बना रहा। साथियों, अभी जो हुआ है, जो सितंबर अभी इस माह में चल रहा है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं भी तो रोज आता हूं। मैंने क्या उपद्रव किया, मैंने क्या नकारात्मक फैलाई, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर सरकारी रोक लगा दिया गया था जिसके कहने के लिए उसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लेकिन इसके पीछे की रणनीति समझिए साथियों। यह जनरेशन जेन जी आंदोलन था, जिसको जनरेशन जेड या जेड भी कहते हैं। और वो वही समय है जब मैं नेपाल अध्ययन केंद्र में काम करता था। 90 के दशक से लेकर 2002 तक के समय का वो जनरेशन है जिसने कि अभी नए नए टेक्नोलॉजी को सीखा। इंटरनेट पर ही पैदा हुए, इंटरनेट देख के ही पैदा हुए, यूट्यूब ही देखते रह गए, टिकटॉक पर काम करते रह गए। तो ये पूरा का पूरा जनरेशन जी है। जब ये बंद हुआ तो देखिए, एक टेक्नोलॉजी पर आश्रित व्यक्तित्व, टेक्नोलॉजी पर आश्रित पीढ़ी कैसे क्या क्या कर सकती है, ये आप हमें सीखना है, सिखाना है। इसलिए मैं लाइव आया हूं। नेपाल में ये देखने को मिला। ये जनरेशन जी के नाम पर शुरू हुआ है और बाद में क्या हुआ, बदनामी ना हो तो ये भ्रष्टाचार, कुशासन और असंतोष का रूप ले लेता है। हम लोग उसको बड़ी बारीकी से देख रहे थे और इसीलिए ये पूरा यूथ, माने बहुत यूथ नहीं, लाख यूथ, मान लीजिए 1 लाख लोग हमने बांग्लादेश में देखा। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर उपद्रवी हो जाएं तो सभ्य समाज नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये सीखने वाली बात है कि अधिक लोग घरों में छिपे रहें, अच्छे लोग छिपे रहें, उपद्रवी लोग उपद्रव करें तो देश का विनाश भी होता है, सभ्यता के विनाश होता है। इसलिए उपद्रवियों पर कंट्रोल करना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। नेपाल चूक गया तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुआ और 15-20 लोग मरे। और उसके बाद यह इतना बढ़ गया कि संसद भवन पर धावा बोल दिया गया, आग लगा दिया गया, राष्ट्रपति भवन में धावा बोल दिया गया। वही जो बांग्लादेश में होता, सेम पैटर्न, सेम टूल किट और सेम फंडिंग। कोई गुरांग का नाम आ रहा है जिसने 20 करोड़ रुपया फंड इकट्ठा किया और उसी ने यह पूरे आग को फैलाया। और साथियों, वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री को पीटा गया, खूना खून हम लोग देखे, उसकी पत्नी को जला दिया गया, वित्त मंत्री को लातों लात मारते हुए हम लोग गलियों में देखे। उस गलियों में हम लोग घूमे हैं, कई बार नेपाल गए हैं और ये देखकर मन बहुत तकलीफ में है। किसी सभ्य समाज में, किसी देश में ऐसा सीन, यूथ किसी भी जनरेशन के हों, सभ्यतागत तरीके से आंदोलन करें, इसकी ट्रेनिंग कौन देगा? इसलिए भारत को सतर्क रहना है। इसलिए मैं लाइव आया हूं। और साथियों, आंदोलन की चिंगारी युवा पीढ़ी ने लगाई क्योंकि उनका यह मानना था कि यह मनोरंजन नहीं है बल्कि संवाद जैसे हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, नेपाल का पॉपुलेशन क्या है, हार्डली 3 करोड़। वहाँ की अधिकांश जनसंख्या बाहर रहती है। वो रेमिटेंस के सहारे नेपाल जिंदा है। बहुत सारे विदेशी धन वहाँ इकट्ठा हो गए, भारत के सर्वाधिक भारत में, उसके बाद अन्य देशों में है। तो रेमिटेंस वहाँ इकट्ठा हो गया है। तो
वो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अपने लोगों से संबंध स्थापित करने का जरिया था, ये यूथ का कहना है, जो सच भी है। इसलिए राजनीतिक विमर्श और संगठनों को एकजुट करने का यह साधन बन गया था। और इस पर रोक लगाते ये मूर्खतापूर्ण निर्णय कर दिया किसी सरकार ने। कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिस्टों का धंधा ही यही है, किसी देश को डिक्टेटरशिप में चलाना। वहां भी वो नेपाल खुद फंसा है, ये हम अभी कहने में हिचक नहीं है। नेपाल जब तक भारत का विश्वास करता था तब तक सुरक्षित रहता था। जो ही चाइना की तरफ झुका हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ झुका हुआ, नेपाली भी उपद्रवी होते चले गए, जो पहले नहीं था। हम लोग जब गए थे तो उसमें नेपाल एकदम हमारे देश की तरह था। हमारी चाची जी थी, जुन्ना भैया के दोस्त, यहीं लोलारा कुंड पर रहती थी, जीवन भर बनारस में नहीं, जीवन भर भारत नेपाल का संबंध हम लोगों ने उनके थ्रू जिया है साथियों। क्या मधुर संबंध, क्या हर कुंभ में माता जी के साथ आके रहती थी पूरा परिवार। और हम लोग राजा के गेस्ट बन के कभी वहाँ जाके वहाँ के संस्कार को देखते थे, अद्भुत था। लेकिन जब ये रोक लगा दी मूर्खतापूर्ण ये कम्युनिस्ट सरकार ने, तो जीवन शैली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आंदोलन हुआ। और वो लोग जो जेन पीढ़ी के थे, जेन जी पीढ़ी के थे, आंदोलित हो गए, आश्रित थे। और जब युवा बिना किसी कंट्रोल के हो जाए तो कहीं भी आग लगा सकता है। इसलिए युवाओं को संबोधित करते रहना चाहिए साथियों, ये हमने देखा है। इसलिए जेन जी बार बार शब्द आ रहा है, इसको समझना चाहिए। जो डिजिटल रूप से जन्मजात और तकनीक प्रवीण है, पैदाइशी उनका तकनीक से। इसलिए हम लोग कहते हैं जब एआई आया है तो आज खतरा लग रहा है। हमको आश्रित नहीं रहना चाहिए, तकनीक के आश्रित नहीं, हमको तकनीक को अपना गुलाम बनाना चाहिए। हम तकनीक के गुलाम ना बने। हम जो बोलना चाहते हैं वही फेसबुक पर बोलें, फेसबुक हमसे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता है। तो कंटेंट्स परोसिए। तो इसलिए वो युवा पीढ़ी जिनकी पहचान ही डिजिटल हो, जन्मजात तकनीकी में प्रवीण हो जाएं। तो देखिए ये भारत में भी हो रहा है, जो तकनीक में युवा हैं जुड़े हुए, अपने गार्जियंस को कुछ समझ नहीं रहे हैं, तर्क वितर्क में अपने को तेज समझ रहे हैं, एआई उसका जवाब दे रहा है। क्लासरूम में हम लोग ये रोज़ देख रहे हैं। तो हम क्लासरूम में जब देखते हैं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो अपनी तकनीक बदल रहे हैं। हम ऐसी प्राचीन परंपरा से जोड़कर एग्जाम्पल देने लगे जो एआई का बाप भी नहीं दे सकता था। हम लोग को बदलना पड़ रहा है। तो ये पीढ़ी वही है साथियों, यानी अपनी पहचान सोशल मीडिया तक सीमित रखना, जानकारी तक पहुंच तकनीक के सहारे अधिक से अधिक जानकारी का दावा भरना। और यही नहीं, रोजगार का साधन भी ये प्लेटफॉर्म के रूप में बना रहा है। यानी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, छोटे व्यापारी बन रहे हैं, गिग वर्कर्स बन रहे हैं। तो ये सारे लोगों ने मिलकर लगा कि नेपाल में कुछ काम तो है नहीं, कोई ऐसा देश तो है नहीं, तो ये लोग उसी से कमाते थे। और जैसे लगा उनके पेट पर लात किसी सरकार ने मानी और इसको आधार बना के ये लोग आंदोलन हो गए। इसका परिणाम आप देख रहे हैं साथियों। ये बहुत बड़ा चुनौती है। अगर इसको वास्तविक समस्याओं के संबंध में आप देखेंगे तो इसके पीछे भ्रष्टाचार ही है, कमजोर शासन ही है, वास्तव में युवाओं में बेरोजगारी ही है, अर्ध बेरोजगारी ही है, अभिजात वर्ग का प्रभुत्व है, सामाजिक गतिशीलता में कमी है। ये सारे असंतोष कहीं ना कहीं अंदर थे और ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है साथी। दबा हुआ था, चिंगारी लगा, विस्फोट हो गया। तो ये सरकारें वहाँ हमेशा अस्थिर रही है, मैं अभी बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं से संस्थागत विश्वास पर बहुत बड़ा संकट नेपाल में आया, खासकर युवाओं के मन में। और उन्हें लगा कि ये सरकार अपने लिए काम कर रही है। जैसे एक समय भारत में भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस पार्टी उखड़ गई, पूरे देश को लगा कि ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, इसको हटा दो। तो हम लोकतंत्र से हटाते हैं। नेपाल में लोकतंत्र जैसा चीज कोई कहने को हो गया, वो लोग हिंसा से हटा रहे हैं। बंगाल हिंसा से हटा रहा है। तो पूरी दुनिया सीखे कि भारत पाठशाला है, लोकतंत्र का भी, शांति का भी और गुड गवर्नेंस का भी। सीखना चाहिए साथियों। साथियों इसका बहुत असर होने जा रहा है लंबे समय तक। देखिए पूरे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। नेपाल सबसे इजी
घूमने का जगह था, धार्मिक भी पशुपतिनाथ की वजह से भी, और दूसरे पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ पहाड़ों में लोग जाते थे। तो पर्यटन रेमिटेंसेस में कमी आ जाएगी और व्यापार प्रभावित हो जाएंगे। सारे उड़ान रद्द हो गए, यात्रा न करने की सलाह दी गई। तो इससे क्या होगा? नुकसान किसका हो रहा है? उन्हीं युवाओं का जो आंदोलन थे और जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भगा दिया। और अराजकता अच्छी चीज नहीं है। भारत के से अपील है कि नेपाल के युवा यहाँ पर आके सीखें। यहाँ लोग आते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, राजनीति सीख के जाते थे, वहाँ चलाते थे। लेकिन जब वो भटक गए, कोई अपने पैर पर खड़े होकर अपने पिताजी को ही गाली देने लगे, कोई अपने पिताजी से बड़े होकर पिताजी को ही छोड़ दे, तो संस्कार विहीनता है। उससे परिवार भी नष्ट होता है, संस्कार भी नष्ट होता है, देश नष्ट होता है। ये नेपाल में हुआ, हम लोग के सामने हुआ। हम लोग का नेपाल से बहुत अच्छा संबंध है साथियों। इसीलिए मानवाधिकार के नाम पर वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन लोगों ने स्पॉन्सर शुरू कर दिया। इसीलिए अब वहाँ पर सब कुछ खतरे में है, पूरा नेपाल खतरे में है साथियों। 1990 जहाँ हम बता रहे हैं, जब से हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी के बाद से वहाँ पर लगातार उथल पुथल, लगातार प्रयोग, लोकतंत्र का प्रयोग, राजतंत्र का प्रयोग, दलों तथा जन आंदोलनों के बीच हमेशा हम लोगों ने संघर्ष कई बार देखा। सरकारें वहां स्थिर कभी रही ही नहीं है। आपको याद होगा राजा की भी हत्या हो गई थी। ये सारी व्यवस्थाएं आप देखें तो जन आंदोलन 1990 से वहां इतिहास है। पहले नेपाल में साथियों पंचायती व्यवस्था थी, यानी निर्दलीय राजतंत्र था। और वीरेंद्र राजा, हम उस समय हम लोग उनके कभी मेहमान हुआ करते थे, गए थे, छोटे थे, पिताजी लोग, हम लोग सब लोग, पूरा परिवार गया था मामा के घर से भी। तो राजा वीरेंद्र के हम लोग मेहमान थे। उस समय पंचायती व्यवस्था थी और राजा वीरेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र को अंत में, बाद में संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत स्वीकार भी कर लिया था। और 1990 का वहां का संविधान साथियों नेपाल को संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तित करने में योगदान देता है, जिसमें राजा जो है राष्ट्राध्यक्ष और निर्वाचित संसद शासन का संचालन करते थे। यह व्यवस्था 90 की थी। और 90 से 96 का पीरियड, हम बता रहे हैं कि हम नेपाल सेंटर पीएचडी कर रहे थे, नेपाल सेंटर में भी काम कर रहे थे, पीएचडी पूरा हुई। इसी दौरान अस्थिर संसदीय लोकतंत्र को हमने देखा इसी विश्वविद्यालय से। और अपने मित्रों से हम लोग बात करते थे, भाई के पास लोग आते थे पीएचडी करने, उनसे भाई बात करता था। उस दशक में साथियों दल बदल, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से नेपाल ग्रस्त हो चुका था। और कौन था मुख्य दल? जैसे यहां कांग्रेस है, वहां भी नेपाली कांग्रेस। और दूसरा कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी कहते हैं, खतरनाक पार्टी। तो साथियों लोकतंत्र से अपेक्षित स्थिरता और सामाजिक आर्थिक न्याय जनता को तभी से नहीं मिल रहा है। और फिर 96 से 2006 धनसानी हुआ करते थे, या भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जब कोऑर्डिनेटर थे तो उसी समय वहाँ काम करते थे। राजस्थान में उन्होंने देह त्यागा 2 साल पूर्व, छोटे से थे। हम लोगों ने सेमिनार कॉन्फ्रेंस करवाया था 96-2000 के बीच, 2006 के बीच साथियों। वहाँ पर माओवादी विद्रोह हुआ और गृहयुद्ध हो गया। इसीलिए कम्युनिस्टों से सतर्क रहना चाहिए, माओवादियों से सतर्क रहना चाहिए। भारत में भी नक्सल बेल्ट बनाने के लोग फिराक में थे। धीरे धीरे ये सरकार, मजबूत सरकार, उसको खत्म कर रही है। लेकिन वहां पर 96-2006 में माओवादी विद्रोह और गृहयुद्ध हुआ था। हमको याद है उस समय 96 में साथियों नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओवादी हम लोग कहते थे, राजतंत्र और संसदीय प्रणाली के विरुद्ध उन्होंने जनयुद्ध छेड़ा था। देखिए इतिहास देखिए। और ये 10 वर्षों तक संघर्ष चला। हर बार नेपाल सेंटर में हम लोग किताब लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, सेमिनार कराते थे। और उसमें साथियों 17,000 लोग, 17 से 20,000 लोग मारे गए थे। यहाँ तो 22 मारे गए थे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। माओवादियों के संघर्ष में ही नेपाल में 17 से 20,000 लोग मारे गए। और साथियों जो ग्रामीण नेपाल था, रूरल नेपाल, वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोकतंत्र कमजोर हो गया, कुचल दिया गया।
और फिर से राजतंत्र मजबूत हो गया। अब देखिए कितने कम समय में वहां स्थिरता हो रही है। फिर साथियों 2001 हमको याद है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हम रहे थे। हम लोग उस समय पूरे जागरूक थे, सतर्क थे। हम लोग बाहर जाते थे, नेपाल भी कई बार गए हैं। राजमहल में नरसंहार हुआ। आज तो दृश्य उससे कहीं अधिक भीषण दृश्य था। 2001 में राजमहल में साथियों इसी नेपाल में नरसंहार हुआ। हमको याद है वो महीना भी जून था, गर्मी था 2001 में। राजा वीरेंद्र सिंह और उनके पूरे परिवार की उसी राजमहल में हत्या कर दी गई। वो आज भी सीन हम लोगों को याद है पूरा। उस समय टेलीविजन आ चुका था, हम लोगों ने देखा था। और कौन राजा बना? उनके भाई ज्ञानेंद्र। अब सोचिए इस घटना के बाद उथल पुथल फिर हो गया। तो नेपाल में उथल पुथल होता रहता है। और 2005 जब यहां पर संपर्क सरकार थी यूपीए की, 2005-06 में जब शुरू हुआ था, तो राजा ज्ञानेंद्र का जो उनके भाई थे वीरेंद्र के, प्रत्यक्ष शासन और जन आंदोलन का भाग 2 वहां शुरू होता है साथियों। उन्होंने संसद भंग कर दिया और अपना शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया। क्या कहा कि माओवादी हिंसा रोकने में असफल रहे, सीधे माओवादियों से टकरा गए। तो कहीं ना कहीं से देखिए इतिहास बहुत समझना चाहिए। और 2006 में फिर वहां व्यापक जन आंदोलन होता है और माओवादी वहां फिर एकजुट हो जाते हैं। तो ये सारी अस्थिरता का लाभ ऐसा देश उठाता है जो नेपाल पर नजर गड़ाए हुआ है साथियों। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा, समझाना होगा बड़े भाई के रूप में। ये फॉरेन पॉलिसी का बहुत अच्छा मौका है साथियों। उस समय 2006 में शांति का समझौता हुआ, जिसको हम लोगों ने व्यापक शांति समझौता माना, सीपीए कहते थे उस समय, जिसमें माओवादियों ने उस समय हथियार छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश करने के लिए एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया। जैसे हम लोग यहाँ पर कॉरिडोर जो होते हैं नक्सलियों के, उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, उस समय नेपाल में भी हुआ। और नेपाल का रूपांतरण क्या हुआ? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का देखा देखी एक तरह से शुरू हुआ। और 2008 में साथियों राजतंत्र का अंत हो गया और गणराज्य घोषित हो गया। यानी इतने ही दिन में 240 वर्ष पुराने एक व्यवस्था राजतंत्र का नेपाल में अंत होता है उथल पुथल से। लेकिन लोकतंत्र को संभालना इतना आसान नहीं है। भारत नहीं है कोई देश दुनिया में भारत के अलावा। भारत वैदिक काल से लोकतंत्र को संभालने वाला देश है। महाभारत काल में भी लोकतंत्र का उदाहरण मिलते हैं, रामचरितमानस में भी मिलते हैं, पुराण में भी मिलते हैं। और कौटिल्य ने तो कुशासन का मंत्र ही दे दिया साथियों। तो 240 वर्षों का राजतंत्र खत्म होना, और क्या हुआ उस समय? प्रचंड बहुमत से पुष्प कमल दाहाल, उनका नाम भी प्रचंड था, वो प्रधानमंत्री बने थे। और साथियों ये फिर थोड़ा देर चला और 2008 और 15 में संविधान निर्माण ये सब बातें होने लगी, राजनीतिक गतिरोध फिर शुरू हो गया। मसौदा तैयार करने में भारत का भी लेना पड़ा। लेकिन अंत में 2013 से 15 के बीच संविधान में वो एक तरह से पारित हो गया, नया संविधान 2015 में। लेकिन एक वहां पर वर्ग था जिसको मधेसी हम लोग बोलते हैं, उसका आंदोलन भी हुआ। और इसीलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र की जगह संघीय धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया और 7 प्रांत बनाए गए साथियों। लेकिन उसमें अब क्या हो गया? देखिए भेद, जैसे यहां भारत में कभी कभी होता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, मधेसी और जनजाति समूहों ने इसका विरोध कर दिया। क्यों? जैसे यहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, एससी एसटीज की बात होती है, नॉर्थ ईस्ट की बात होती है। उनको लगा कि इस संविधान में मेरा कोई रोल नहीं है, हम एक्सक्लूड हो रहे हैं, हमें हांसी में डाला गया। और फिर वो लोग भी हिंसक आंदोलन में लिप्त हो गए। और साथियों उसी समय से भारत और नेपाल के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि नेपाल ने
भारत पर मधेसी आंदोलन का समर्थन और नाकेबंदी का आरोप लगा दिया। यही भूल नेपाल ने उस समय कर दिया। उसको लगा कि भारत मधेसियों को उकसा रहा है। लेकिन साथियों, भारत कैसे प्रकृति साथ देती है, अब प्रकृति कभी कभी सबक सिखाती है। उसी वर्ष नेपाल में भयंकर भूकंप आया और भारत ने मदद की थी। यह पूरा इतिहास है साथियों। और अभी लेटेस्ट मोदी काल से हम लोग देखते हैं 2014 के बाद 2020-21 में राजनीतिक संकट फिर शुरू हुआ और सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो गया। 2020 में और 2021 में संसद फिर भंग हुआ था। आज तो ओली भागे हैं ना, उस समय ओली ने ही प्रधानमंत्री रहते 20 और 21 में संसद भंग किया और राजनीतिक संकट उत्पन्न किया था। अब ये सब युवाओं के मन में नेट के जरिए आ गया, सर्च करके आ गया, लोग सुनने जानने लगे और कहीं ना कहीं से ये सारे चीज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया साथियों। और जब 22 में चुनाव हुए तो फिर किसी का बहुमत नहीं मिला, फिर गठबंधन सरकार बनी। नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देवबा, जिसको वहां के लोगों ने पीटा है, भी खूनाखून कर दिया है, और माओवादी प्रचंड को हम लोग देखते थे तभी कहते थे सतर्क रहिए। ये लोग बारी बारी में, इसीलिए भारत को सीखना चाहिए कि बारी बारी से सत्ता या अल्पमत में सत्ता या कमजोर सत्ता सौंपने का हर्ष क्या हो सकता है। साथियों, ये सारे के सारे चीज नेपाल में भ्रष्टाचार, आर्थिक कठिनाई और युवाओं में, जिसको हम लोग जेड आंदोलन कह रहे हैं आज, उसमें असंतोष पैदा किया। और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो नेपाल की यात्रा राजतंत्र 240 वर्ष, लोकतंत्र संभला नहीं, भारत से सीख नहीं लिए, गृह युद्ध हमने बता दिया, फिर गणराज्य फिर बना, फिर गणराज्य भी नहीं संभला, फिर अस्थिर संघीय लोकतंत्र बात हुई और आज का परिणाम देख लीजिए साथियों। ये ताजा अभिव्यक्ति है असंतोष का, जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नेतृत्व की विफलताओं से खिलाफ है। इसीलिए भारत का नेतृत्व कहता है कि हम भाई भतीजावाद के खिलाफ है, हम वंशवाद के खिलाफ हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत से अधिक किसी देश में नहीं है, लेकिन भारत के युवा बहुत ही सतर्क हैं, तार्किक हैं, हिंसक नहीं हैं। बड़े बड़े प्रयास किए गए किसान आंदोलन के नाम पर, कई सारे आंदोलन के नाम पर, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग एक घेरेबंदी में आंदोलन करते चले गए। सरकार सतर्क थी, यूथ सतर्क था, यूथ ने जवाब दिया, आंदोलन फिस हो गया। केवल 3 करोड़ की जनसंख्या वाला देश और वहां के लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं। भारत में बहुत सारे नेपाली भाई नौकरी करते हैं। एक तरह से नेगेटिव ही माना जाएगा, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से माइग्रेशन से नेगेटिव भी है। और उसकी आयु जानते हैं क्या है? मीडियम एज साथियों, 25 से 26 वर्ष, और 22 से 24% लोग वहाँ पर शहरी क्षेत्र में रहते हैं मात्र, बाकी सब ग्रामीण हैं। आंदोलन का असर नेपाल पर कितना गहरा होने जा रहा है। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, हमने उस पर काम किया है 90 के दशक में। बहुत खराब पुअर स्थिति है, भारत के साथ संबंध संभाल नहीं पाए, हमेशा अविश्वास का संकट होता रहा, चीन हस्तक्षेप करता रहा। भारत सबसे अनुकूल नेपाल का दोस्त भारत ही है, सांस्कृतिक सभ्यतागत। और साथियों 2023 में हम लोगों ने उसको देखा है तो नाम मात्र का जीडीपी 40.9 अरब डॉलर, नाम मात्र का, बहुत कम। और प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ही कम है। वहाँ पर 1136 डॉलर के रूप में हम लोगों ने मापा एनुअल। तो ये देखा जाए तो वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कृषि 24.5% है, उद्योग 13.7% है, सेवाएं 61 हैं क्योंकि सारे लोग उसी काम में लगे हुए हैं, और गरीबी दर वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा है।
25-26% लोग क्रोनिक पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी दर हाईएस्ट है 12-13%। यह मानव विकास सूचकांक में नेपाल बहुत निचले पायदान पर है साथियों। इसीलिए जो वहाँ का सोशल नॉर्म्स हैं, नेपाल एक विविध जाति और सांस्कृतिक संरचना वाला देश है, भारत की तरह ही। वहाँ भी कठोर सामाजिक नियम है, परंपरागत रीति रिवाज है, सारे कर्मकांड काशी में आके लोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये अस्थिरता होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमको लगा कि हम आपके सामने आवें, और जो डिजिटल जेन जेड की बात हो रही है, नेपाल सरकार तत्काल परे तो उसको वापस ले बंदी को, और युवाओं को समझाए, और कहीं ना कहीं से तुरंत देश को संभलना ही पड़ेगा। और व्यापक रूप से नेपाल में सड़क, ऊर्जा, संस्थागत सुधार किया जाए, और भारत तो इसमें भूमिका निभा सकता है। तनाव कम करने के लिए भारत को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। डिजिटल, क्योंकि भारत डिजिटल इंडिया के रूप में भारत बहुत तेजी से एक सांस्कृतिक परिवेश में और एक अनुशासित भाव में बढ़ रहा है। तो भारत इस डिजिटल नियमन में वहाँ पर सहयोग कर सकता है। ये सबक है। तकनीक प्लस शासन कैसे होता है, ये मोदी जी से सीखे, देश से सीखे। कैसे डिजिटल इंडिया बनाया मोदी जी ने, और उससे करप्शन को कैसे दूर किए। केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सार्थक संवाद का भी शासन है, जो मैं कर रहा हूं यहाँ पर आपके सामने। इसलिए आज के दौर में कोई अगर आके आपसे बोले, मैं आपसे बोलूं कि भैया सोशल मीडिया मत इस्तेमाल कीजिए, हम बोल रहे हैं बहुत खराब, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, अनिवार्य ढांचा है, लेकिन अनुशासन, कंटेंट, जानकारी कैसे साझा हो, कैसे सार्थक बने, ये भारत को अब सीखना होगा। युवाओं को कंट्रोल से बाहर न जाने देना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए साथियों। आप जानते हैं कि युवा केवल जनसांख्यिकी समूह नहीं है। आज के युवा, हमने तो 90 और 2000 के युवाओं को नेपाल के बारे में बताया। भारत के आज के युवा या दुनिया के आज के युवा केवल एक डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, वे तकनीक प्रेरित साथियों, तकनीक प्रेरित हमसे अधिक जानते हैं, और राजनीतिक रूप रंग के साथ उनका बहुत घना संबंध है। वो सब कुछ जानते हैं। उनको कंट्रोल में कैसे रखा जाए, इस पर विश्वास कीजिए कि मिलना पड़ेगा साथियों। नीतिगत समाधान में डिजिटल नीति कैसे बने, रोजगार और सुशासन में सुधार कैसे हो, इस पर हमको जोर देना पड़ेगा। नेपाल को भी समझाना पड़ेगा। इसीलिए नेपाल का जो जेन ज़ी आंदोलन है, वो डिजिटल तकनीक युवा शक्ति को सशक्त भी करती है। सफल तो हो गए, शासन की विफलता को उजागर भी करती है, दिख रहा है सामने। तत्काल कारण बंदी हो गया, लेकिन असली मुद्दा क्या था, उस पर ध्यान दीजिए। हर देश को ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और संस्थागत अविश्वास किसी देश में नहीं होना चाहिए, और किसी को इसका फायदा उठाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। वो गुनाह है, उस गुनाह से बचना चाहिए। सूचनाएं, अफवाहें, उत्तेजक सामग्री तेजी से आजकल फैल रही हैं, और एक सेकंड में आगजनी हो सकती है। तो इसलिए सत्य और सटीक जानकारी कैसे हम दें, हमारा ये दायित्व भी तो है। ये सार्थक वार्ता हमारा दायित्व है। हेट स्पीच न दें, फेक न्यूज़ न फैलाएं, अफवाहों को न बेचें, और कहीं न कहीं से असहमति होने के बावजूद हम रचनात्मक संवाद की बात करें। भारत को ये सीखना पड़ेगा, भारत के नेताओं को भी सीखना होगा। साथियों, हम कैसे सामाजिक मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म को कैसे तकनीक के रूप में जिम्मेदारी के रूप से प्रयोग करना सीखें,
एक कैसे अच्छा उपयोगकर्ता बने, ये आजकल कोर्सेज में भी होने चाहिए। युवाओं को डिजिटल नागरिकता सिखाना पड़ेगा, जिसके आयाम होना चाहिए। सत्यापन की आदत डालिए, संयम बरतिए, नफरत वगैरह से दूर होइए, रचनात्मकता पर जोर दीजिए। केवल मनोरंजन या केवल हेट स्पीच नहीं, बल्कि शिक्षा, उद्यमिता, सलाह, इनोवेशंस, कौशल विकास और सामाजिक नवाचार बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। आजकल बहुत सारे चैनल संगीत के माध्यम से चीज़ों को बदल दिए हैं। आजकल बहुत सारे इनोवेटर्स शिक्षा के माध्यम से बदल दिए हैं। आजकल बहुत सारे एआई के जनक शिक्षा में 99% वैलिडिटी को साथ शिक्षा में क्रांति करने पर उतारे हो गए। ये सकारात्मकता है साथियों। इसीलिए शिक्षा आधारित सामग्री, ऑनलाइन कोर्स, स्किल डेवलपमेंट का वीडियो, उद्यमिता की कहानियां, ये सब इसका उपयोग है। नेपाल को सिखाना पड़ेगा। सांस्कृतिक सकारात्मकता सामग्री इसका उपयोग है। कला, साहित्य, स्थानीय परंपराओं पर बात करें। हम देखिए रेगुलर बात करते रहते हैं। समाज सेवा से जुड़ी सामग्रियों को परोसिए, बहुत है थाती आपके पास। और यही नहीं साथियों, आपको याद होगा टीचर्स डे, राधा कृष्णन के बारे में, मालवीय जी के बारे में क्यों बोलता हूं? नीतिपरक और प्रेरणादायी संदेश देना ही होगा। महात्मा गांधी को याद दिलाना ही होगा लोगों को। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना ही होगा। आचार्य चाणक्य के नीति को बारे में बताना होगा। ऐसे चिंतकों को परोसिए, युवाओं का ब्रेन भरिए उसको। साथियों, यह मंच सार्थक है। इसीलिए भारत और नेपाल दोनों में तकनीक है। नेपाल में उपद्रव हो गया, भारत में कोशिश होती है। इसलिए यह सोशल मीडिया को हम लोग हमेशा दो धारी तलवार के रूप में देखें। एक और जहां वो युवाओं की आवाज और लोकतांत्रिक सहभागिता को बल देती है, तो दूसरी ओर नेपाल हिंसा का साधन भी बन जाता है। इसीलिए साथियों, किसी भी सरकार को, कोई हो, नैतिकता का हवाला मत दीजिए। पूर्ण प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नीड हो गया है। 2 रोटी नहीं खाएंगे युवा, लेकिन डाटा उनको फ्री मिलना चाहिए। तो कैसे उनको संयमित करें? प्रतिबंध नहीं इसका उत्तर है, बल्कि नैतिक डिजिटल शिक्षा, पारदर्शी कानून और युवाओं के साथ साझा संवाद, इसका एक बहुत बड़ा निदान है। साथियों, चलते चलते हम फिर से कह रहे हैं, हम उत्पादक मानव बने, अच्छा उपयोगकर्ता बने। तकनीक हमें न चलाए, हम तकनीक को चलाएं। हमारे मर्जी से तकनीक चले, ये इसका बात आप सोचिए। निर्भरता और लत न हो, सृजनात्मकता बनी रहे, स्मरण शक्ति कमजोर न हो, आलोचनात्मक चिंतन को स्वीकारें। हमारे और आपके बीच डिजिटल विभाजन न हो, किसी को नीचा ना दिखाएं। ये गरीब तक तकनीक पहुँचे, गरीब तक सुविधा पहुँचे। नेपाल में यही अंतर था। इसीलिए आज नैतिक चुनौतियां हैं। चलते चलते मैं बंद कर रहा हूं अब, कि प्रौद्योगिकी तटस्थ है। प्रौद्योगिकी को क्या पता किसके हाथ में है, इसका दुरुपयोग करने वाला गलत है। इसलिए आज साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। गंभीर नैतिक संकट पैदा हो गया। बहुत गंदे गंदे सामग्री, कंटेंट्स मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर चलते रहते हैं। डाटा की गोपनीयता खतरे में है। इसलिए साथियों, इस पर हमको कंट्रोल करना होगा। लाभ तो हैं, लेकिन इसको कैसे हम विकास के साथ जोड़ें, शासन के साथ जोड़ें, पारदर्शिता के साथ जोड़ें, स्वास्थ्य और विज्ञान के साथ जोड़ें, ताकि संतुलित हो। प्रौद्योगिकी एक साधन है साथियों, स्वयं में समाधान नहीं। समाधान तो हमें ढूंढना होगा। इसका उपयोग मानवीय विवेक के लिए कीजिए, नैतिकता के लिए कीजिए, किसी को मार्गदर्शन देने के लिए कीजिए। इसीलिए यह जेन ज़ी प्रोटेस्ट एक बहुत खतरनाक रूप हमारे सामने आया। मुझे बहुत दुख हुआ।
मैंने सोचा इसी बहाने हम इस पर आपसे बात करें और अपने देश के पुनः उस कंटेंट्स को बताएं जो हम रोज बोलते हैं। रित, कुछ दिन पहले हमने से बोला था, रित हमारी सार्वभौमिक व्यवस्था है। रित यानी धर्म। रित और धर्म एक ही है। नैतिक नियम, इसको न्यू बनाना पड़ेगा पूरी दुनिया को। यानी समान इव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हम लोग के पास है साथियों, उद्देश्य समान हो, आपके हृदय हमारे हृदय एक हों, आपके मन में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हो हमारे लिए, ताकि हम लोग सब लोग मिलकर सबका कल्याण कर सके। ये वेद सिखाता है, यह हमें सामूहिक एकता, उद्देश्य की समानता और लोक कल्याण पर बल देना सिखाता है साथियों। यही तो लोकतंत्र का नैतिक आधार है जो हमें नेपाल को आज सिखाना है। और यह भी सिखाना है कि जो तुम आगजनी किए हो, जो तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, वो कौन है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वो तो हमारी माता है। आपकी माता नेपाल, मेरी माता भारत, हम उसके पुत्र हैं। अपने ही माता को नुकसान पहुंचा के तुम क्या पाओगे नेपालियों? नेपाल बंधुओं, आप विद्रोह कीजिए, लेकिन हिंसा और अपनी ही संपत्ति को नष्ट मत कीजिए, कोई बचाने नहीं आएगा, आपको भीख मांगना पड़ेगा। साथियों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाणक्य वो सूत्र प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्यम प्रजानाम तो प्रियम हितम, ये सभी गवर्नेंस को सीखना होगा। लुटेरा नहीं बनना होगा, ओली जो भाग गए लूट के, राजा जिसकी हत्या हो गई। प्रजा के सुख में आपका सुख होना चाहिए। आप लूट के रखोगे तो विद्रोह होगा। प्रजा के हित को देखिए, जो राजा को प्रिय हो वही हित नहीं है, जो प्रजा को प्रिय हो वो राजा के हित में। आप अपने अनुकूल बंद कर दिए, विद्रोह हो गया, आपको भागना पड़ा। तो ये सिद्ध करता है साथियों कि भारत में सूत्र है कि नैतिकता विहीन शासन आत्मघाती होता है। शासक को अपना हित जनता के हित में हमेशा देखना चाहिए। ये एक सीख है, इसी के लिए हम आपके बीच आए थे कि कहीं ना कहीं से समान हृदयानी और प्रजा सुखे सुखम राज्यम, इस सूत्र को आप मिलकर बताइए। भारत को चाहिए, आज हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि अपनी संस्थाओं को नेपाल के इस परिदृश्य में, बांग्लादेश के इस परिदृश्य में नैतिक आधार को मजबूत करें, युवाओं की नीतिगत भागीदारी हम सुनिश्चित करें, धर्म आधारित सुशासन को हम अपनाएं, ताकि तकनीक संचालित युवा शक्ति, युवाओं के हाथ में बहुत बड़ा हथियार हम लोगों ने दे दिया है तकनीक का, वो विघटनकारी न बने, रचनात्मक राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। नमस्कार साथियों, जुड़ने के लिए सत्येंद्र कुमार सिंह जी को, अर्चना तिवारी जी को, अर्पिता घई को और हमारे जितने सारे साथी दयाशंकर हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, सभी को धन्यवाद है कि ये कोई भी देश, कहीं भी कोई अशांति, कहीं भी कोई दुख होता है, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग मजा लेने वाले देश नहीं हैं, हम लोग शांति प्रिय देश हैं। हमको दूसरे के कष्ट में पीड़ा होती है, पर पीड़ा दूसरों का देख के हमें कष्ट होता है। तो नेपाल तो हमारा अपना हम लोग मानते थे। विवाह के बाद सबसे पहले नेपाल ही में गया था, पशुपतिनाथ का दर्शन किया। जुड़ा हुआ है, मित्र हमारा नेपाल का। हमारे भाई साहब के दर्जनों रिसर्च स्कॉलर वाइस चांसलर बने हैं, नेता बने हैं, सांसद बने हैं नेपाल के। हमारे घर में रोटी का संबंध है, चाची जी हमारे नेपाल की, जीवन भर हम लोगों ने चाची जी की तितोरा वहाँ से लाती थी हमारे लिए, माता जी जिंदा थी। तितोरा के लिए हम लोग चाची जी के लपट लेते थे, तितोरा, बबलू के लिए तितरा ले जाना है। और ऐसा राष्ट्र ऐसे बड़े संकट में फंसा हो तो ये दुख का विषय है। ईश्वर सद्बुद्धि दे, युवाओं को रास्ता दे और भारत का इसमें सक्रिय योगदान हो, ऐसी मंशा के साथ सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।